हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। जैसा कि अभी तक आप पढ़ चुके हैं रस की परिभाषा, रस के अंग और उसके प्रकार, तो अब हम पढ़ेंगे स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ सरल सरल भाषा में बताऊंगा कि आप स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर किस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्थायी भाव का अर्थ क्या होता है और संचारी भाव का अर्थ क्या होता है। अगर आप इन चीज़ों को जान लेंगे तो आपको इसकी जो हेडिंग बनाने में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसकी हेडिंग को पहली जो अंतर आप इसमें बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, स्थायी भाव का अर्थ होता है स्थिर, स्थिर अर्थात रुका हुआ, और संचारी का अर्थ होता है संचरण। जो संचारी का अर्थ है संचरण अर्थात आने जाने वाले जो भाव हैं, थोड़े अल्प समय के लिए जो उत्पन्न होते हैं और तुरंत ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार आप इसको अगर समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी संचारी भाव। और तो आपको पता हो गया कि स्थायी भाव का अर्थ होता है स्थिर, स्थिर अर्थात रुका हुआ, और संचारी का अर्थ होता है कि संचरण मतलब आने जाने वाले भाव। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको बता रहा हूं कि इनमें अंतर। देखिए, पहला अंतर आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि प्रश्न तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर बताइए। तो आप देखिए, उत्तर में आप इस प्रकार से बताएंगे कि देखिए, जो भाव मानव के हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। संचारी भाव में अंतर देखेंगे हम। जो भाव मानव के मन में अल्प अर्थात कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं और तुरंत विलीन हो जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। आपका एक अंतर तो इस प्रकार से हो गया। अब हम दूसरा अंतर देखेंगे। देखिए, स्थायी भाव स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये जन्म से लेकर मैंने बताया था मृत्यु तक रहते हैं, तो ये स्थायी होते हैं। दूसरा, ये क्षणिक होते हैं। ये अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं और तुरंत ही विलीन हो जाते हैं। तो ये कैसे हो गए? ये क्षणिक हो गए। अब मैं तीसरा अंतर आपको देखिए, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्थायी भाव उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त या कम होते हैं और संचारी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं। अब आशा करता हूं आपको ये जो मैंने आपको अंतर बताए हैं, आपको ये सरल भाषा में मैंने आपको लिखाए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देखिए किस प्रकार से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में और आपको मैं 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ उनको मैं बताऊंगा, और जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा उसमें से आपको एक प्रश्न अवश्य मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए, उनको मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो प्रश्न आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ पूछे जा सकते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो जो भरत मुनि थे उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों को ही रस माना है और उन्होंने 7 रस को रस नहीं माना है। ठीक है, तो एक तो प्रश्न हो गया अपना, इन्होंने 8 रस माने हैं। दूसरा है कि भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना। तो मैंने जैसे कहा भी कि 7 रस को उन्होंने रस नहीं माना है। सूरदास के अनुसार, जो सूरदास थे, सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो देखिए, जो सूरदास थे उनके अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है। 10वां उन्होंने वात्सल और 11वां भक्ति रस माना है। ठीक है, और हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी मानी गई है। जो हिंदी साहित्य है उसमें रसों की संख्या 9 मानी गई है। कुछ विद्वान हैं जो वात्सल रस को रस नहीं मानते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम रस की विवेचना या वर्णन जो किसने किया था। तो जो भरत मुनि ने किया था जो भरत मुनि ने की थी जो रस की विवेचना, उन्होंने किसमें की थी? अपने नाट्य शास्त्र में उन्होंने सर्वप्रथम जो रसों का वर्णन या विवेचना की थी। इसके बाद
इसके बाद क्वेश्चन है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति उक्त कथन किसका है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इसका कथन है भरत मुनि का है। ठीक है, और अगले 7वां प्रश्न अभी मैं बताता हूँ आपको। तो 7वां है रसात्मक वाक्यम काव्यम किसका कथन है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ का है, विश्वनाथ का कथन है ये। और इसके बाद है काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहा जाता है? तो इसे रस को कहा जाता है, रस को कहा जाता है। 9वां प्रश्न है वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो जो वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है, सूरदास जी। और रसों का राजा किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को कहा जाता है। जो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। और रस प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपकी जो एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आता है और उसमें 7, 8 और 9 अगर इस प्रकार के जो आपको ऑब्जेक्ट इस प्रश्न में पूछा जाता है तो आप केवल 9 बताइए, क्योंकि हिंदी साहित्य में भी जो रसों को जो हिंदी जो साहित्य है उसमें रसों की संख्या भी 9 मानी गई है। ठीक है, 9। तो रस प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। इसके बाद प्रश्न है रीतिकालीन काव्य। जो रीतिकालीन काव्य है, रीतिकालीन रचनाओं का प्रधान रस कौन सा? जो रीतिकालीन रचना है, जो रीतिकाल में रची गई रचना है, उनका जो प्रधान रस कौन सा है? तो ये है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने तैयार किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो बनाऊं तो इसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो मेरी जो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।